नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 2 मई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज। 18वें नॉन अलाइंड समिट का आयोजन कहाँ किया गया? अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में आपको मिलेगा? भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वह कौन सा है? नदूर मधमेश्वर आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? और भारत का पहला मकड़ालय किस शहर में बना है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। 18वां जो नॉन अलाइंड समिट हुआ था इसका आयोजन किया गया था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। और भारत की तरफ से जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वी नायडू जी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था यानी कि हिस्सा लिया था। और बाकू में ही यूनेस्को का 43वां सम्मेलन हुआ था और 44वां सम्मेलन इस वर्ष चीन के फुजो शहर में आयोजित किया जाएगा। अगस्त मलाई जीवमंडल निचय की बात करते हैं तो ये स्थित है केरल राज्य में। भारत का जो पहला जीवमंडल निचय है ये है आपका नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। नदूर मधमेश्वर आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में और इसी वर्ष इसे आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। इस वर्ष भारत में कुल 10 नए आर्द्रभूमि बने हैं और इन 10 में से एक आपका बना है महाराष्ट्र में, 3 आपके बने हैं पंजाब में और 6 नए आर्द्रभूमि घोषित किए गए उत्तर प्रदेश में। भारत का जो पहला मकड़ालय है ये बना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में ये बना है। सुधाकर शुक्ला किस संस्था के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए? लॉकडाउन 3 ये घोषित किया जा चुका है, तो ये कितने दिनों के लिए घोषित किया गया? यूरोपीय संसद द्वारा किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत और यूके इनकी सेनाओं के बीच में वायु अभ्यास का नाम क्या है? और ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सुधाकर शुक्ला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फुल टाइम मेंबर बन गए हैं IBBI के, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के ये नए फुल टाइम मेंबर बने हैं। लॉकडाउन जो 3 है ये घोषित किया गया है 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। और इस दौरान जो हमारे देश के ज़िले हैं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे कि रेड जोन हो गया, ऑरेंज जोन हो गया और फिर आपका एक है ग्रीन जोन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार दिया गया इल्हाम तोहती को, जो कि हैं चीन के। तो इन्होंने जो चीन के द्वारा अत्याचार किए गए हैं उइगर मुसलमानों के ऊपर, उसके बारे में दुनिया को बताया और इसीलिए यूरोपीय संसद ने इन्हें सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत और यूके, तो ध्यान रखिएगा भारत यूके के साथ में कुल 3 अभ्यास करता है। एक तो हमारी वायुसेना करती है, एक हमारी करती है नेवी और एक होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे नेवी वाले एक्सरसाइज की। इसका नाम है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण इसका नाम है। जो हमारी मिलिट्री करती है उसका नाम है अजय वारियर। और वायुसेना का अभ्यास इसी वर्ष हुआ, इसका नाम है इंद्रधनुष। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पे आयोजित किया गया था। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपसे बायो एशिया पूछ लिया जाएगा तो वो आपका हुआ है हैदराबाद में, लेकिन अगर बायो इंडिया पूछा जाएगा तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? दिल्ली में। लिएंडर पेश ने कहाँ आयोजित 1996 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था? और उस वर्ष ये एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने इस ओलंपिक में पदक जीता था। तो 1996 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। किस बैंक द्वारा कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की गई? कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा सबसे पहले की गई। विश्व कॉफी सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? ऑफिस रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है? और सिल्विया किस देश की रानी है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। लिएंडर पेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1996 के ओलंपिक में और ये आयोजित हुआ था यूएसए के अटलांटा में। कहाँ पर? अटलांटा में आयोजित हुआ था। और ध्यान रखिएगा जीता था इन्होंने कांस्य पदक। विश्व कॉफी सम्मेलन का जो 5वां संस्करण है ये आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। किस बैंक ने कोविड-19 क्रेडिट लाइन इमरजेंसी फंड की घोषणा की? तो ये घोषणा की है एसबीआई ने सबसे पहले। किसने? सबसे पहले एसबीआई ने घोषणा की। कॉफ़ी की बात हुई है तो 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है।
एक तो आपको ध्यान रखना है हमारा काफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस मनाया कब जाता है, तो ये होता है 1 अक्टूबर को। ऑफिस रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए भारतीय आर्मी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है इसका नाम है ओएसएस। ओएसएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ऑफिसर ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये इसका पूरा नाम है। और इनके द्वारा जो आर्मी के ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है रुद्रा। क्या नाम है इसका, रुद्रा इसका नाम है। रुद्रा का मतलब क्या है, रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड आर्काइव, तो इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सिल्विया की बात करते हैं तो ये भारत में आई थी और ये है स्वीडन की रानी। तो ये रहे आपके क्विज के 15 प्रश्न। कितने आपने किए वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब वुहान वायरस अपडेट जानते हैं। अभी तक दुनिया में 33,86,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। 2,38,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ इस वायरस के कारण हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की बात करते हैं तो यूएसए है पहले स्थान पे, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करें तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, फिर भी अगर आप कल की डेट में देखेंगे तो भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर के 2391 केस हमारे देश में कल आए और इस तरह से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 37,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 1223 लोगों की अपने यहाँ पर डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र यहाँ पर है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे है यहाँ पर गुजरात और तीसरे स्थान पे कौन है, दिल्ली। तो ये हमारे 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ ऐप को आप अपडेट कर लें। आपको पता होगा कि कल पिछले 2 दिनों से आपको ऐप पर कोई अपडेट नहीं मिल रही होगी, तो ऐप को आप अपडेट कर लीजिए जिससे आपको सारे अपडेट यहाँ पर मिला करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को हम लोग इंटरनेशनल वर्कर्स डे के नाम से भी जानते हैं और इसे मई डे के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये होता है 1 मई को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह दिवस 1 मई को मनाया क्यों जाता है, बात है 1886 की। तो 1886 में क्या हुआ 1 मई को कि अमेरिका के जो श्रमिक हैं इन्होंने एक हड़ताल की घोषणा की कि हम लोग 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो इनका ये हड़ताल चल रहा था, उसी समय किसी ने इसमें एक डायनामाइट फोड़ दिया। तो डायनामाइट फोड़ा तो कुछ पुलिस वालों की डेथ हो गई और उसके बाद में पुलिस वालों के द्वारा फायरिंग कर दी गई, तो बहुत सारे श्रमिकों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो इन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए और जो भी हमारे श्रमिकों के अधिकार हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसी से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जिसे हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि बना था 1919 में। कब, 1919 में ये बना था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में और इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है गे राइडर। भुगतान कंपनी गूगल पे ने किसे अपना भारत के लिए सलाहकार नियुक्त किया है, तो यहाँ पर इन्होंने नियुक्ति की है शिखा शर्मा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शिखा शर्मा की बात करते हैं तो ये एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। और गूगल पे के बारे में आपको पता होगा कि यह गूगल की एक पेमेंट कंपनी है जिसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। हालांकि इसके 4 साल पहले ही ये लॉन्च हो चुका था, लेकिन उस समय इसका नाम था एंड्रॉयड पे। तो बाद में इसका नाम बदल करके जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये 2 नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है करण बाजवा का। करण बाजवा का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये गूगल क्लाउड इंडिया के नए सीईओ बने हैं और गूगल क्लाउड के द्वारा अपना जो दूसरा रीजन है यानी कि जो दूसरा क्षेत्र है वह बनाया जाएगा दिल्ली में। बात करते हैं समीर अग्रवाल की, तो ये नए सीईओ बने हैं वॉलमार्ट कंपनी के। इंडिया सोलर मार्केट लेदर बोर्ड 2020 रिपोर्ट के सबसे बड़े सोलर मार्केट में भारत किस स्थान पे है, तो यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सोलर मार्केट की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत का स्थान है तीसरा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
यह जो रिपोर्ट है वह जारी की गई मरकॉम इंडिया रिसर्च के द्वारा, और रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमारे देश में 2019 में कुल मिलाकर के 7.3 गीगावाट सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई। तो इस तरह से हमारे देश में जो सौर ऊर्जा का पूरा कैपेसिटी है वह पहुंच चुका है 35.7 गीगावाट। इस सूची में चीन रहा है पहले स्थान पे और अमेरिका रहा है दूसरे स्थान पे। एक रिपोर्ट हमारे यहाँ पर और आई थी जो कि थी सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर, और इसमें रहा है गुजरात पहले स्थान पे। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने यह टारगेट रखा है कि 2022 तक हम जो अक्षय ऊर्जा है उसका उत्पादन करेंगे 175 गीगावाट, और इसमें से 100 गीगावाट होगा सौर ऊर्जा। तो अभी हम 35 तक ही पहुंचे हैं। किस राज्य के काले चावल, जिसे हम चक खाओ के नाम से जानते हैं, काला चावल मतलब ब्लैक राइस की बात हो रही है, तो इसे जीआई टैग दिया गया। तो ये जो काला चावल है ये आपका है मणिपुर राज्य का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस काले चावल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये बिल्कुल काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है एंथोसायनिन, तो इसी के कारण इसका रंग होता है काला। और इस चावल की एक खास बात ये होती है कि अन्य चावल की तुलना में इसका वजन भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के द्वारा मांग की गई थी कि इसे जीआई टैग दिया जाए। तो अब जाकर के केंद्र सरकार के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काला चावल है मणिपुर का। किस भारतीय डॉक्टर को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है थंगजाम धबली सिंह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थंगजाम धबली सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हैं मणिपुर राज्य के, और इन्होंने भारत और जापान के संबंध को काफ़ी बेहतर बनाया, और इसी संबंध को आगे ले जाने के लिए जापान की सरकार के द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धबली सिंह की बात करते हैं तो ये एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर पर्यटन मंच के ये संस्थापक भी हैं। और अभी जब 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल युद्ध की। इम्फाल आपको पता होगा कि ये मणिपुर की राजधानी है। तो वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक युद्ध हुआ था जिसमें जापान के काफ़ी सारे सैनिक मारे गए थे। तो वहाँ पर जब इसकी वर्षगांठ थी तो इस अवसर पर एक सभा का आयोजन धबली सिंह के द्वारा किया गया था। हाल ही में बजट पारदर्शिता यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी पर जारी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का इसमें स्थान है 53वां। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह जो रिपोर्ट है वह इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा ओपन बजट सर्वे 2019 के नाम से जारी की गई। कुल मिलाकर के 117 देशों का यहाँ पर अध्ययन किया गया। तो भारत को यहाँ पर 100 में से मिले हैं 49 अंक, यानी कि प्रत्येक देशों को 100 में से नंबर दिए गए हैं। तो भारत को 100 में से 49 अंक मिले। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका इन दोनों को 100 में से मिले हैं 87। तो न्यूजीलैंड है पहले स्थान पे, दक्षिण अफ्रीका दूसरे, और स्वीडन 86 अंकों के साथ में इसमें रहा है तीसरे स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान है 51वां और 53वां, और 91वां किसका स्थान है? भारत का अभी किस सूचकांक में स्थान है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितनी अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की? तो यहाँ पर इन्होंने पहले कहा था कि हम भारत को $2.9 मिलियन देंगे। अब इन्होंने इसमें $3 मिलियन और बढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि $2.9 मिलियन इन्होंने भारत को देने को कहा था, तो अब 3 मिलियन और देंगे। तो इस प्रकार से भारत को कुल $5.9 मिलियन की सहायता यूएस के द्वारा दी जाएगी। और यह जो सहायता है वह पहल प्रोजेक्ट के अंतर्गत दी जाएगी। पहल का नाम है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के साथ मिलकर किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो जिस कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की है इसका नाम है एस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी कि साइंस और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता का वर्ष घोषित किया गया है। अब वर्ष घोषित करने की बात आई है तो आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि WHO ने यह जो 2020 का वर्ष है इसे नर्स और मिडवाइफ को समर्पित किया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तेलंगाना राज्य की,
तो इन्होंने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारी एक अर्धसैनिक बल है जिसका नाम है CISF, इन्होंने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता का वर्ष घोषित किया है। यस की बात करते हैं, यानी कि ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत कोविड-19 पर सार्वजनिक सहभागिता यानी कि लोगों की भागीदारी को बढ़ाए जाने का उद्देश्य है और कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने किस नाम से एक MSME क्षेत्र के लिए ऋण योजना लॉन्च की? तो इन्होंने जो योजना लॉन्च की है उसका नाम है विकास अभय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के जो अध्यक्ष P गोपीकृष्णा, इनके द्वारा लॉन्च की गई है और इसके अंतर्गत धारवाड़ जिला जो कि आपको मिलेगा कर्नाटक में, यहाँ पर जो भी MSME क्षेत्र हैं उनको 36 माह के लिए अधिकतम 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय धारवाड़ में है और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है? तो ये है केनरा बैंक। अप्रैल 2020 में किस देश ने हिजबुल्लाह संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो इसे घोषित किया है जर्मनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हिजबुल्लाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लेबनान का एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मामला क्या हुआ था? 1982 में इजराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर आक्रमण कर दिया गया था और उस दौरान लेबनान के काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो उसी के बाद में जन्म होता है हिजबुल्लाह का और हिजबुल्लाह के द्वारा लगातार इजराइल के ऊपर आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि 3 से 4 महीने में अटैक किया जाता है। हालांकि ईरान ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बैन लगाया है जर्मनी देश ने। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार किसे मिलेगा? ये पुरस्कार मिलेगा टी प्रदीप को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टी प्रदीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं। निक्केई एशिया पुरस्कारों के अंतर्गत यहाँ पर टी प्रदीप कुमार जी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। यानी कि इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और किस प्रकार से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं इसके क्षेत्र में कार्य किया, तो इसीलिए इन्हें यह सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है राम प्रसाद कदेल। तो इन्हें संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में यहाँ पर निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना एन कुमार का नाम, जिन्हें ICMR के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ICMR नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IA, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, तो इनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। IACR जो है, IACR, इसके द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस शहर की पुलिस के साथ आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये इन्होंने शुरुआत की है दिल्ली पुलिस के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है आयु रक्षा, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। तो ये प्रोग्राम शुरू किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। अब प्रोग्राम है क्या? तो नाम से ही आप समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत कोविड-19 से निपटने के लिए आयुर्वेद का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए और लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जो उपाय हो सकते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गाजियाबाद पुलिस का नाम भी, इनके द्वारा अभी 2 ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। एक तो है ऑपरेशन नकेल और एक है वन कॉप वन गैंगस्टर। तो ये दोनों शुरू किए गए हैं गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा। असाधारण आभासी G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो यह एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद जी ने हिस्सा लिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। रविशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि ये एक तो कानून और न्याय मंत्री हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री भी हैं रविशंकर प्रसाद। सऊदी अरब ने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 2020 के लिए सऊदी अरब G20 का अध्यक्ष है। अच्छा, 2021 के लिए कौन होगा? तो 2021 के लिए होगा इटली और 2022 के लिए होगा अपना देश भारत।
G20 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे G20 के मेंबर हैं, जैसे कनाडा, यूएस, मैक्सिको यहाँ पर हो गया, यहाँ से ब्राज़ील, अर्जेंटीना है। फिर आप देख सकते हैं यूके, फ्रांस, स्पेन है, इसके अलावा नीदरलैंड, नॉर्वे है। आप इधर आ जाएंगे तो जापान आपको मिलेगा, साउथ कोरिया मिलेगा, वियतनाम है, सिंगापुर है, भारत भी इसका मेंबर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोरायर, तो इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा जॉन बोल्टन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जॉन बोल्टन थे कौन? तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से यहाँ पर 4 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बदले जा चुके हैं। तो उस समय यानी कि पिछले साल तक ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, बाद में इन्हें हटा करके रॉबर्ट ओब्रायन को नया सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। तो इन्होंने इसी के बारे में लिखा है कि ट्रंप के द्वारा किस प्रकार से यूक्रेन देश के ऊपर एक्शन लिया गया था, किस प्रकार से सीनेट में उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया और किस प्रकार से इनकी यादें जुड़ी हुई हैं व्हाइट हाउस से, इन सभी के बारे में इस पुस्तक में लिखा है जॉन बोल्टन ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया? तो GI टैग यहाँ पर मिला है उत्तर प्रदेश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है गोरखपुर, तो जहाँ पर टेराकोटा का निर्माण किया जाता है। वैसे टेराकोटा की बात करते हैं तो ये आपको बहुत सारे राज्यों में मिलेगा। टेराकोटा के अंतर्गत मुख्य रूप से मिट्टी से बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन गोरखपुर का जो टेराकोटा है इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं इसमें पूरी तरीके से हाथों का ही यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की मशीन का यूज नहीं किया जाता है। तो इसके लिए लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र के द्वारा मांग की गई थी और अब जाकर के उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिले का ये जो टेराकोटा है इसे GI टैग मिला है। कल एक और GI टैग मिला जो कि है कदलाई मिथई का। क्या नाम है इसका? कदलाई मिथई। तो इसे भी GI टैग मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ नहीं, यह एक प्रकार की चिक्की होती है। चिक्की आप लोगों ने खाई होगी, तो वही चिक्की है। लेकिन इस चिक्की की खास बात यह है कि इसमें मूंगफली और गुड़ का यूज तो होता ही है, साथ ही साथ तमिलनाडु में एक नदी है जिसका नाम है थामीरमानी नदी। तो थामीरमानी नदी के जल का भी यूज इसमें किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस नदी के जल का यूज करने से इसका जो स्वाद है वह काफ़ी बढ़ जाता है। GI टैग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो एकमात्र GI टैग स्टोर खुला है वह कहाँ पर है? वो आपको मिलेगा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो वहाँ पर GI स्टोर खुला है। चुन्नू गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे और अब इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चुन्नू गोस्वामी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाड़ी थे। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और मोहन बागान रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और जब भारतीय टीम ने 1962 का जो जकार्ता में एशियाई खेल हुआ था वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था, तो उस विजेता टीम के भी ये सदस्य थे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। अभिनेता इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो इनकी फिल्म थी पान सिंह तोमर। तो ये मैंने रखा हुआ है, कोशिश करूंगा कि जब टाइम मिले तो मैं इस मूवी को जरूर देखूं, अभी तक मैंने नहीं देखा है। उमबारे आंगनवाड़ी किस राज्य की पहल है? तो ये पहल है गुजरात राज्य की। आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो बंद हो गया? तो ये था 10 लाख वर्ग किलोमीटर का। प्रीति सुदान की बात करते हैं तो ये सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। और इंडिया इन डिस्ट्रेस इस पुस्तक को लिखा है पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी ने। चलिए आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, मिडनाइट इन चेर्नोबिल इस पुस्तक के लेखक कौन है? किस देश को 2019 के लिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? वायु वैक्यूम टॉयलेट वाली भारत की पहली ट्रेन कौन बनी है? ऑपरेशन वेनिला जो कि भारतीय नेवी के द्वारा शुरू किया गया था, इसमें नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया था? और ऑपरेशन वेनिला किस देश के लिए था ये भी आपको बताना है। और अभी 2020 में किस समाचार पत्र ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।